कि जब तक सबको क्रांतिकारी तभी तक बनना है जब तक उनके पास एक अच्छी नौकरी नहीं आ जाती है। तो ये सच है कि हम कई बार क्या होता है जब हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, नथिंग ग्रोज इन कंफर्ट जोन, कभी भी नहीं। चैलेंजेस जब तक लाइफ में रहेंगे तभी तक आप उस चीज में आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज जो चैलेंजेस ही खत्म हो गए तो फिर क्या जिंदगी है ना। तो वो अल्लामा इकबाल का एक शेर भी है ना कि तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। अगर जिंदगी में एक चीज पे आप छूट गए, कोई चीज छूट गई, कोई धुरी छूट गई, उसी धुरी से कोई नया रास्ता भी निकलता है। टीवी में एंकरिंग के साथ भी सेम यही प्रॉब्लम है कि लोग कहते कुछ और है, उनको बना कुछ और दिया जाता है। तो आप उस द्वंद्व से, उस कॉन्फ्लिक्ट से थोड़ा सा बचेंगे तो मुझे लगता है कि आपको उसमें थोड़ी सी आसानी होगी, क्योंकि आपने उस चीज को पढ़ा है। अब देखिए बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं, भ्रांतियों का जिक्र मैंने पहले भी किया कि आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि एंकरिंग में आप किस फील्ड में जाए, आपकी काबिलियत क्या है। हालांकि तो एंकर को हरफन मौला होना चाहिए मेरे लिहाज से, सारी चीजों की नॉलेज आपको थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। वो एक ऐसी सब्जी है जिसमें थोड़ा थोड़ा मसाला सब पड़ना चाहिए, नमक मिर्च हल्दी, जिसमें स्पोर्ट्स भी है, एंटरटेनमेंट भी है, पॉलिटिक्स भी है, सोशल इश्यूज भी हैं। तो वो शानदार लजीज सब्जी कब बनेगी जब उसमें सारे मसाले होंगे। तो वो एंकर भी मेरे लिहाज से वो शानदार पकवान जैसा हो जाता है जब उसमें बहुत सारी चीजें बढ़ती रहती है। कुछ भी चीज अधूरा ना छोड़े। आप ये देखिए, आप ये पेपर यहाँ पर है, इस पेपर में 4 चीजें लिखी हुई है। कई बार क्या होता है ना, आप जिसमें समोसा खाते हो वो पेपर रैप करके आता है आपके पास, है ना, कचौरी खा रहे हो। मेरा मानना है कि उस समोसे और कचौरी वाले पेपर को भी पढ़ डालो, क्या पता वो नॉलेज आपको कब काम आए। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ भी सामने आ गया उसको पढ़ डालो एक बार, वो आपको पता नहीं कहाँ काम आएगा। आपको लगेगा कि मैं इसका क्या करूंगा, मेरी मतलब की चीज नहीं है, बट वो मतलब की चीज कब निकल आएगी और कब उसका नॉलेज आपको काम आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज है, आपकी भाषा शैली है। कुछ लोग क्या होते हैं बहुत ओवर एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं सोशल मीडिया पे भी और टीवी मीडिया पे भी, कि वो बहुत ज्यादा ओवर कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर आप कंटेंट से कनेक्टेड हैं तो आप ओवर जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका मोटो सिर्फ आपकी बात को डिलीवर करना है, उस बात को ऐसे ये महिमा मंडित करना नहीं है। और ट्रूथ इज वेरी ब्यूटीफुल इंडीड, सच अपने आप में बहुत खूबसूरत है, उसके लिए आपको जोर लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप सच बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप अच्छा ही बोल रहे होंगे या आप सही ही बोलेंगे। लेकिन जब आप झूठ बोलते हैं, फिक्शन पे बात करते हैं, तो आपको चिल्लाने की जरूरत पड़ती है। चिल्लाना, सच में आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती, चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती जब आप फैक्ट से बात करते हैं। आपकी वही एक कहावत भी है ना कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरा है जान। तो जब आपके पास थोड़ी नॉलेज होती है, ज्ञान अधूरा आधा अधूरा होता है, तो आप उसमें थोड़ा सा एड ऑन करते हैं अपनी एक्टिंग, अपने जो एक्स्ट्रा हुनर है वो, लेकिन उसमें वैसे आपको जरूरत नहीं होती। आप जैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं वैसे ही करिए। बहुत सारे लोगों को ये भ्रांति होती है कि हमारी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, हम तो एंकर नहीं बन पाएंगे। पर्सनैलिटी इंडीड प्लेज अ वाइटल रोल, और पर्सनैलिटी सिर्फ एंकरिंग में नहीं, हर जगह हर फील्ड में। अब देखो, कपड़े महंगे सस्ते पहनना मैं बहुत ही नॉर्मल आपसे आप जैसी ही बात करूंगी, अपने जैसी और आप जैसी ही बात करूंगी, मैं कोई बहुत लफाजी में नहीं जाऊंगी। कपड़े महंगे और सस्ते पहनना एक पर्सनैलिटी नहीं है, कपड़े किस सलीके से पहने हुए ये पर्सनैलिटी है। आपको ये समझना होगा कि आपने किसके साथ क्या कॉम्बिनेशन पहना है, कैसी टाई पहनी है, कैसा ब्लेजर पहना है। बहुत से लोग इसको दरकिनार कर देते हैं, लेकिन मैं एज एन एंकर इसको दरकिनार नहीं कर सकती, क्योंकि टीवी पे मीडिया पे यू नीड दैट सेंस, आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं दिखने से क्या, कपड़ों से क्या, नहीं, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। आप जब अच्छे दिख भी रहे होते हैं, अच्छे कपड़े बन के बैठे होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग हो जाता है। तो उस कॉन्फिडेंस लेवल के लिए जरूरी है बहुत सारे एक्स फैक्टर्स भी, और ये एक्स फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। उसको हम ये नहीं कह सकते कि हमारे लिए मैटर नहीं करते हैं। रूरल एरिया से जब आप आते हैं, बहुत सारे सवाल उठते हैं। मैंने खुद कहा, मैं बहुत रूरल एरिया से मैं पली बड़ी, हरियाणवी परिवेश में पली बड़ी। एक बार मेरे क्लासरूम में मेरे टीचर ने सब स्टूडेंट्स को बुलाया और कहा कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो हमने कहा एंकर बनना चाहते हैं।
शुरू से ही था मेरा। मुझे नहीं पता था कि एंकरिंग ऐसा हो जाएगा। वो दौर था, मेरे पिता भी पत्रकार थे और मैंने भी पत्रकारिता के सपने देखे थे। टीवी पे एंकर बनना बहुत बड़ी बात थी उस टाइम। आई सेड कि मुझे एंकर बनना है, तो वो बहुत जोर से खिलखिलाए, हंसे बहुत जोर से। उन्होंने कहा कि अरे मैडम, एंकरिंग कोई इतनी आसान बात नहीं है, आप यहाँ हरियाणा में बैठ के, महल में बैठ के एंकरिंग के सपने देख रही हो, है ना। तो वो बिल्कुल ऐसा तंज था ना वो, जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। उन्हें जोर जोर से जो तालियां पीट पीट के बच्चे हंस रहे, उनको पता ही नहीं है कि मुद्दा क्या है, बात क्या है। बट स्टिल समाज की रवायत है भाई, एक जगह तालियां बजे दूसरी तालियां बजाने लग जाते हैं। अगले बंदे की बात कन्विंसिंग हो या ना हो, अच्छी लगी हो ना लगी हो, भीड़ चाल चल रहे हैं सबके साथ, तो वो सब भी हंसने लग गए। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ब्लॉग टॉप किया था 12th में, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली किया था। मेरा बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मैं ब्लॉग टॉप करना है। उस टाइम मेरे कुछ इंटरव्यूज छपे थे टीवी पे, इस पे प्रिंट में, उसमें भी मैंने लिखा हुआ था कि मैं एंकर बनना चाहती हूँ। तो वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट जरूर था जब मैंने पहली बार एंकरिंग की थी, क्योंकि आप जिस सपने को लेकर चल रहे हो, वो सपना जब अकम्प्लिशमेंट की तरफ जाता दिखता है, तो वो अपने आप में बहुत खूबसूरत क्षण होता है किसी के लिए भी। तो ये आप सबको समझने की जरूरत है कि क्या आप वो चीज इसलिए कर रहे हैं कि क्या आप करना चाहते हैं, या फिर आप मजबूरी में कर रहे हैं। क्योंकि नौकरी पेशा मजबूरी ही होता है एक समय पे, आपकी सारी क्रिएटिविटी मार देता है। मैं ये चीज बिल्कुल बेबाकी के साथ कह रही हूँ कि आप सब क्रिएटिविटी भूल जाएंगे जब आप वो किसकी पंक्तियां हैं मुझे याद नहीं आ रहा, कि जब तक सबको क्रांतिकारी तभी तक बनना है जब तक उनके पास एक अच्छी नौकरी नहीं आ जाती है। तो ये सच है कि हम कई बार क्या होता है, जब हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, नथिंग ग्रोज इन कंफर्ट जोन, कभी भी नहीं। चैलेंजेस जब तक लाइफ में रहेंगे तभी तक आप उस चीज में आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज जो चैलेंजेस ही खत्म हो गए तो फिर क्या जिंदगी है ना। तो वो अल्लामा इकबाल का एक शेर भी है ना, कि तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी। अगर जिंदगी में एक चीज पे आप छूट गए, कोई चीज छूट गई, कोई धुरी छूट गई, उसी धुरी से कोई नया रास्ता भी निकलता है। और वो नया रास्ता तभी निकलता है जब आप उस नए रास्ते के लिए मेंटली तैयार होते हैं। कई बार लोगों को लगता है मैं एंकर नहीं बन पाया, मेरी बहुत बड़ी डिफीट थी, लेकिन आज आपके सामने बहुत बड़ा दायरा है कि आप जो चाहे कर सकते हैं एंकरिंग की फील्ड में। डिजिटल ने आपको इतना बड़ा वास्ट एक लैंडस्केप खोल के रख दिया है कि आप जब चाहें अपनी एंकरिंग की स्किल्स लोगों को दिखा सकते हैं। और एक टाइम था जब बहुत ट्रेडिशनल एंकरिंग का जमाना था, आपने दूरदर्शन में देखा होगा, ऐसे बुत की तरह बैठ के एक फ्रेम में एंकरिंग करते थे, ना हाथ हिलाते थे ना पैर हिलाते थे। लेकिन फिर एक दौर आया कि जब एकदम जबरदस्त ऐसे फाइटिंग की दौर वाला एंकरिंग शुरू हो गया, और फिर लौटकर हम अब उसी जमाने में आ रहे हैं जब सहजता का दौर आ गया है। पढ़े लिखे लोगों को आज भी चीखते चिल्लाते एंकर चुभते हैं, वो टीवी बंद कर देते हैं। टीवी देखता कौन है? वही आदमी देखता है जिसको लगता है कि हाँ टीवी देखा जाना चाहिए और ये कुछ अपनी सी बात कर रहा है, हमारी सी बात कर रहा है, कुछ ज्ञान की बात कह रहा है, कुछ अलग कह रहा है। टीवी कहाँ रुकेगा? और मैं हमेशा कहती हूँ कि वोट से राज बदला जाता है ना, तो रिमोट से आप टीवी भी बदल सकते हैं। रिमोट आपके हाथ में, वही वोट है जिससे आप जब पॉलिटिकल सिनेरियो अपने वोट से बदल सकते हैं। तो रिमोट बंद कर दीजिए। आपको लगे कि हाँ ये आपके काम का नहीं है, कंटेंट आप बंद कर दीजिए। कौन देखेगा उसको? फिर कहां से आएंगे एडवर्टीजमेंट, कैसे चलेगा मीडिया? तो ये चीजें आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि आपको दिखाया वही जाता है जो आप देखना चाहते हैं। सेंसेशन का एक दौर है और वो दौर हम नागवार में गुजरता है, बट हम उसमें बहती गंगा में हाथ हम भी धो लेते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे आपको लगेगा कि मैंने किसी का इंटरव्यू किया, मैं सिंपल बोलूंगी कि फला फला के साथ देखिए मेरा इंटरव्यू, अब बिल्कुल भी मेरा लिंक क्लिक नहीं करेंगे, बड़ा बासी सा लगेगा आपको। लेकिन जब हमारे इनकी जुबान फिसल गई, इन्होंने ये क्या कह दिया, आप तुरंत जाएंगे उसमें, क्योंकि वो सेंसेशन आपको अट्रैक्ट करता है। आज के समय में टीवी बिना सेंसेशन के नहीं चल पा रहा है, यूट्यूब एजेंडा से चल रहे हैं, आपका अखबार जो है वो बिककर चल रहा है, क्योंकि एक धारा चुननी पड़ रही है। अच्छे कंटेंट को लोग देख ही नहीं रहे हैं क्योंकि उनको चाहिए कुछ ना कुछ। आप बीच की बात तो करना ही भूल जाइए। अब जब तक आप एक तरफा नहीं होंगे कुछ चलेगा ही नहीं, और ये बहुत भयंकर दौर भी है। पर मैं फिर भी कहूंगी कि रे ऑफ होप आप लोगों से ही है, जो इस पूरी कम्युनिटी को एक साथ लेके चल रहे हैं। बहुत से लोगों को आज के समय में जरूरत है इस चीज की, क्योंकि उनको कोई बताने वाला ही नहीं है, उनको कोई समझाने वाला ही नहीं है। और ऐसे आयोजन
जब हो रहे हैं ये, तो अपने आप में आप लोगों के लिए आप तालियां जरूर बजाइए कि आप इतने समय से आप पूरे आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं और आप सब लोग एक जगह पर एकत्रित हुए हैं। ये एक पावर है, शक्ति है, इसको पहचानने की जरूरत है। हमें किसी को सप्रेस करके नहीं चलना, हमें बस अपने आप को उठाना है। ये हमेशा जिंदगी में याद रखना। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हम दूसरे को लात मारेंगे और तब हम आगे बढ़ेंगे। बेहतर है दूसरा अगर गिर जाए तो उसको भी उठा के चलो, थोड़े से तेज दौड़ो उनसे, अपनी बुद्धि से, अपने इंटेलेक्ट से, ताकि वो अपने आप ही पीछे रह जाएंगे जो आपको पीछे धकेलना चाह रहे हैं। तो जिंदगी तो ऐसे ही चलती है और हर फील्ड में, हर प्रोफेशन में यही हाल है। जब आप अलग अलग फील्ड्स की बात करते हैं ना, तो हर फील्ड में कमोबेश एक जैसा ही हाल है। आपको क्या लगता है कि टीवी, ये जो प्राइवेट जॉब्स हैं या सरकारी जॉब्स, कोई अंतर नहीं है। गवर्नमेंट जॉब्स भी इसी टेंशन, इसी वरीज के साथ चल रही हैं। सेम इज विद प्राइवेट जॉब्स ऑल्सो। आप अपने लिए खड़े होते हैं, अपना कुछ करते हैं, ये एक अलग चीज है, एक अलग रुतबा आपको देता है और एक अलग कंफर्ट जोन देता है। और कंफर्ट जोन इन द सेंस एक सिक्योरिटी देता है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है, जो बहुत जरूरी है। तो बहुत ही जरूरी है कि आप अपनी अलग अलग विधाओं में अपने आप को इस तरह से पारंगत करें, क्योंकि एंकरिंग का क्या, मैंने पहले भी कहा है कि बॉक्स है, उस बॉक्स में आप छोटी छोटी चीजें डालते चले जाओ और आपको लगेगा कि यू आर डूइंग वंडरफुल, बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ। बट टीवी के साथ एक सबसे बड़ी चीज आज के समय में है, चैलेंज है, वो है विश्वसनीयता का, कि लोग जो है वो विश्वास नहीं कर पा रहे आपके ऊपर। वो विश्वास कैसे जनरेट हो, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और ये वे ऑफ होप आती लोगों से जो अच्छी जर्नलिज्म, एक संतुलित पत्रकारिता करना चाहते हैं, एक बेहतर एंकर के तौर पर जब आप अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो आप केवल ये मान के ना चलें कि मुझे बेहतर एंकर बनना है, मुझे सिर्फ अपनी बात कहनी है, मुझे सच बोलना है। और मैंने पहले भी कहा, सच अपने आप में बहुत सशक्त है, बहुत सुंदर है। जब आप सच बोलते हैं तो आपको किसी भी एड ऑन फैक्टर की जरूरत है नहीं। झूठ को पड़ता है, झूठ का पुलिंदा जब आप बनाते हैं तब वो ड्रामा बेचना पड़ता है, लेकिन जब आप सच बोलते हैं तो आप बहुत इजी प्रोसेस में होते हैं। ऑफ द बीट कुछ भी होगा, आपको बहुत परेशानियां आएंगी। कई लोग क्या होते हैं कि बहुत धीरे बोलते हैं, उनको पीसीआर से लोग चिल्लाएंगे, एनर्जी नहीं है, खबर में ब्रेकिंग है, ये है, आप तो ब्रेकिंग को ब्रेकिंग की तरह पढ़ो, आप तो एकदम धीरे हो गए हैं, तो एकदम स्लो पढ़ रहे हैं। आपका प्रोड्यूसर आके चिल्लाएगा, सुमित भाई भी चिल्लाएंगे जरूर तो ये है, होता है कि आपको बोलते हैं लोग कि आप जो है एनर्जी से पढ़िए, आप ऊर्जा से पढ़िए। एनर्जी बहुत जरूरी है, उसको मेंटेन करके चलिए, लेकिन उसको इस तरह के एग्रेशन में बताने दीजिए कि लोग ड्रामा समझने लग जाएं, लोगों को लगे कि आप ड्रामा बेच रहे हो। ये बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो गई है एंकर्स के सामने। उनको लगता है कि हम जितने ज्यादा रोएंगे धोएंगे, और वो रोना धोना भी मन से नहीं होता है। एक खबर पे अगर आपके आंसू आ गए, आपकी 70 वीडियो वायरल होंगी, उनको लगेगा, वो कहते हैं ना कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो आज के समय में मीडिया के साथ यही है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, कुछ भी होगे बदनाम ही हो जाओ, कम से कम वायरल तो हो जाएंगे। तो ये वायरल होने की बीमारी से बाहर आने की जरूरत है, कि वायरल होना इज नॉट मतलब कोई सेंस नहीं है इस चीज की, मुझे जहां तक लगता है। आपको वायरल होने से पहले ये जरूर समझना होगा कि आप वायरल का शिकार ना हो जाएं इन सब चीजों के भीतर। तो ये जो भीतर वायरल चलता रहता है ना, उस वायरल से भी आपको लड़ना है। वायरल होने की बीमारी के साथ साथ हम बहुत सारा वक्त अपना जाया करते हैं इसी चीज के लिए कि हम किसी तरह वायरल हो जाएं। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ, दे आर टू बिजी इन इंस्टाग्राम रील्स एंड ऑल। आई थिंक दिस इज हाई टाइम। मुझे लगता है हमें किताबों में अपने आप को ज्यादा व्यस्त रखना चाहिए। और जब आप पढ़ना शुरू कर देते हैं अच्छी शेरो शायरी, आपका एड ऑन काम करता है। बीइंग एन एंकर मैं खुद देखती हूँ, मुझे लगता है कि मैं कोई शो होस्ट कर रही हूँ और मुझे बीच में किसी का बहुत अच्छा शेर याद आ गया, किसी की कहीं कोई बहुत अच्छी बात याद आ गई, और मैंने वो बात बीच में रख दी, प्रस्तुत कर दी, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। उससे लोगों को ये लगेगा कि आप कनेक्टेड हैं उस चीज के साथ, आपका दिमाग साथ साथ वहां भी चल रहा है जहां हम नहीं सोच पा रहे हैं। तो ये बहुत खूबसूरत सा एहसास होता है कि आप अपने ऑडियंस के साथ, अपने कंटेंट के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। और वो कनेक्शन तभी आता है जब आप पढ़ाई करते हैं, साथ साथ लिटरेचर भी पढ़ते हैं। मैंने पहले भी कहा कि अपने समोसे कचौरी वाले जो पेपर को भी ना आप ऐसे मत जाने दें कूड़ादान में, आप उसको भी पढ़ डालें, क्या पता आपको कब काम आ जाएगी वो चीज। क्योंकि लाइफ में कहीं भी आपको लगे कि हाँ मैं यहाँ, और फिर सबसे बड़ी बात, एंकर आज के समय में जज बन के बैठे हैं, ये सबसे बड़ी हमारे लिए विडंबना, आयरनी
हमें लगता है कि एंकर्स जो है वो जज बनने के लिए नहीं है। एंकर बात पहुंचाने का एक जरिया है, खबर पहुंचाने का एक जरिया है। कहीं किसी चीज पर कोई मान लीजिए कोई घटना हो गई, उस घटना पे 4 गेस्ट बैठ गए, उस पे आप निर्णायक नहीं है, आप उनके पक्षकार हैं, पक्ष रखने के लिए वहां पर बैठे हैं। उनके अलग अलग रेफरी, एंकर इज लाइक अ रेफरी, मुझे ऐसा लगता है। उसे लगता है उसे गेंद वहां से वहां थ्रो करनी है, वहां से वहां थ्रो करनी है, उसको नतीजा नहीं सुनाना होता। लेकिन आज के समय में बहुत बड़ा क्राइसिस है, हमारे सामने बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम जज की कुर्सी पे बैठते हैं और एंकर की कुर्सी पर नहीं बैठते हैं। और वो बहुत जरूरी है। जब आप अपने आप को एंकर ही तक महदूद रहेंगे, वो बहुत जरूरी है। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा अपना ये खोल देते हैं लैंडस्केप, या आपको लगता है कि मैं ही सब जानता हूँ या मैं ही सब जानती हूँ, तो वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और ये बहुत ही डेंजरस है, समय के साथ ही बहुत खतरनाक रूप ले लेता है। जब आप धीरे धीरे एंकरिंग की क्लासेस भी आप अटेंड करते होंगे, आज भी इस यूट्यूबर्स मीट में भी आपने बहुत सारे सेशंस अटेंड किए होंगे, बहुत कुछ आप अपने साथ अपने घर लेकर जाएंगे, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी बातें। कई लोग सो भी जाते हैं, कई लोगों को लगेगा अरे भाई बोर हो गए, तो हर तरह के अनुभव आप अपने घर आज लेकर जाने वाले हैं। बट द मेन थिंग इज कि आप एक जीस्ट क्या निकाल कर लेकर जाए। क्या ये आयोजन समय की मांग नहीं है? क्या हम सबका एक साथ होना समय की मांग नहीं है? क्या हमारा उन फील्ड्स में उतरना जिन फील्ड्स में हमारी सहभागिता न के बराबर है, क्या हमारे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है? क्या हमारा एक साथ अपने लिए लड़ना ये एक सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं है? जब पूरे मीडिया में, पूरे सब प्राइवेट सेक्टर्स में एक दबदबा है कुछ खास कम्युनिटीज का, कुछ खास लोगों का, क्या हमारे वर्चस्व की लड़ाई हमारे लिए जरूरी नहीं है? तो ये तमाम सवाल आपको अपने भीतर, अपने जहन में लेकर जाने पड़ेंगे। चाहे आप एंकर बने, आप एक्टर बने, आप प्रोड्यूसर बने, आप स्क्रिप्ट राइटर बने, व्हाटएवर द फील्ड यू आर चूजिंग, मतलब ये डिपेंड्स ऑन यू ओनली। और ये आपकी कैलिबर, आपकी ही गट्स पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी फील्ड चुनते हैं। बट एज एन एंकर मुझे ऐसा लगता है कि द मेन थिंग इज फैक्ट्स, विजडम। आप पढ़ते रहिए, अपने ऊपर काम करते रहिए। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि हमारी सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत अच्छी है, पर्सनैलिटी हमारी ग्रूम नहीं हो पाई। वो पर्सनैलिटी भी बहुत जरूरी है। मैं कहती हूँ लोगों की आंख में आंख मिला के बात करना सीखिए। वो जो कॉन्फिडेंस है ना, चाहे आप ऑन एयर है चाहे आप ऑफ एयर है, जब आप ऑन एयर है तो कैमरा इज योर फ्रेंड। स्टूडियो में बड़ी लिमिटेड सी जगह होती है, छोटा सा कैमरा होता है और आप उसी से आपको बात करनी होती है। लेकिन जब उस टाइम कैमरा को जब आप एड्रेस कर रहे हैं तो भी आप पूरे नेशन को एड्रेस कर रहे हैं, तो सब लोग आपको एक साथ सुन रहे हैं, तो उनकी भी आंखों में आंख मिलाकर बात करिए। आपको लगना चाहिए कि दे आर ऑल बिफोर यू, सब आपके सामने ही बैठे हुए हैं। एंड सेम थिंग इज ऑन स्टेज। मैं स्टेज की लड़की हूँ, मैं बहुत टाइम स्टेज पे ही रही, कविताएं, भाषण, डिबेट्स जितने भी रहे मैंने स्टेज पर ही किए। और मेरे सामने बड़ी मुश्किल थी जब मैं टीवी पे गई, क्योंकि वहां सिर्फ एक कैमरा होता है। आप लोग बैठे हैं यहाँ, आप ताली भी बजा रहे हैं, आप नोटिंग कर रहे हैं, आप लोग मेरी बात पर रिएक्ट कर रहे हैं, मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मेरे जवाबों को सुन रहे हैं। मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। लेकिन जब आप कैमरा में, स्टूडियो में होते हैं, तब आपके पास कोई नहीं होता है। वो एक ऐसा अंधा हुआ होता है कि वहां पर आपको खुद ही खुद से लड़ना पड़ता है। तो ये जब स्टेज के लोग होते हैं उनके साथ बड़ी कंफ्यूजन होती है। मेरा बहुत समय के बाद ये हुआ था, मैं बहुत ये करती थी, ऑन एयर मेरा ये जरूर होता था, क्योंकि मेरे को देखने की इधर उधर आदत थी, मैं सामने देख ही नहीं पाती थी। मुझे लगता था कि मैं सबसे बात कर रही हूँ ना, तो मैं मेरी आई कांटेक्ट मेरा बहुत खराब जाता था शुरुआत में, बाद में तो आदत पड़ गई। तो ये बहुत अच्छी बात है, जब आप ऑन एयर होते हैं तो आपका कैमरा आपका फ्रेंड है, मैं तो कहूंगी कि बॉयफ्रेंड है। जिस तरह से आप उससे बात करते हो, जिस आंख में आंख मिला के, जिस खूबसूरती के साथ, मुझे ऐसा लगता है अगर आप उसको वो मान लेंगे ना, तो आप कैमरा से कभी घबराएंगे ही नहीं, कभी नहीं घबराएंगे। आपको लगेगा कि आप उसी से बात कर रहे हैं। कुछ लोगों की आंखों में कशिश होती है जब वो बोलते हैं एज ऑन एयर एंकर्स, मैंने देखा है, बहुत कम, बहुत चुनिंदा है, बहुत न के बराबर है। लेकिन कुछ हैं जो आज भी बोलते हैं, बहुत मेस्मराइजिंग लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो ऐसा लगता है जैसे हमसे ही बात कर रहे हो ऑन एयर। तो वो जो आई कांटेक्ट है, आपका बात करने का लहजा है, आपका जो
तो जिस तरह से आप दूसरे आदमी को एड्रेस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो तभी पॉसिबल है जब आप उसके साथ एक कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिश कर लो। वो कनेक्शन कुछ भी हो सकता है, जिसको भी आप सबसे ज्यादा करीबी मानते हो। आजकल तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को ज्यादा करीबी मानते हैं लोग, उनको लगता है सारी बातें शेयर कर लेंगे उनसे। तो आप बेटर है कि कैमरा को वो भी मान सकते हैं। आपको लगे कि हाँ मेरा कैमरा नहीं है, हम टॉकिंग टू हर एंड हिम, तो वो भी एक बहुत बड़ा मंत्र देके जा रही हूँ मैं आप लोगों को आज। तो ये चीज आपको थोड़ा समझना होगा। मेरा ऑन सीरियस नोट, मुझे लगता है कि आपको उससे बहुत बेफिक्री से बात करने की जरूरत है, और बेफिक्री वाला अंदाज तभी आएगा जब आप कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे। लोगों की आंख में आंख मिला के बात करना आना चाहिए, बहुत गजब की चीज है। जब किसी के सामने आप बैठे हैं ना, कॉन्फिडेंस मैटर्स अ लॉट। कॉन्फिडेंस से बहुत सारी चीजें किल हो जाती है अपने आप बहुत सारी बातें कही जाती हैं जब आप आत्मविश्वास से बात करते हैं, और आत्मविश्वास से एक दिन में नहीं आता है, ये भी एक सतत प्रक्रिया है। इसमें भी आपका नॉलेज, आपका विजडम होना बहुत जरूरी है कि जब आप किसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि आपको बात क्या करनी है, तो फिर वहां गड़बड़ आ जाती है। तो कोशिश करें कि अपना कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग रखें। किसी से भी बात करें तो आपको लगना चाहिए कि आप उससे बात कर रहे हैं तो आप सर्वज्ञानी नहीं हैं, लेकिन आप ज्ञानी हैं, आपके पास ज्ञान है। इस अहंकार और स्वाभिमान में एक बहुत महीन सा फर्क होता है। बहुत से लोग इसको कैच नहीं कर पाते। जो स्वाभिमान होता है, स्वाभिमान में आपको क्या लगता है कि आप सक्षम हैं। अहंकार में आपको लगता है कि हम बहुत ज्यादा उड़ रहे हैं, हम ही हम हैं। वो हम ही हम है वाला फर्क भी आपको पकड़ने की जरूरत है कि स्वाभिमान, कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस दोनों ही बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। और आज के समय में जो पत्रकारिता हो रही है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या चुनते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं। अच्छी चीजों को आप दरकिनार करके अगर आप गलत चीजों को पकड़ रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बहुत सारे लोग बहुत मीडिया पर ब्लेम गेम करने लग जाते हैं, और सवाल उठने लाजमी है, मैं उन सारे सवालों को एक्सेप्ट करती हूँ, बट आप देखना क्या चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि वो जब इंटेलिजेंट शोज करते हैं उनकी टीआरपी नहीं आती, जब वो सास बहू बेटियां करते हैं तो उसकी बड़ी जबरदस्त टीआरपी आती है। तो कौन देख रहा है ये 2:30 बजे सास बहू और बेटी? हम ही तो देख रहे हैं। तो आपको भी इस चीज को अपनी जिम्मेदारी से नहीं बचना बहुत आसान है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को समझना है। तो कहते हैं ना कि दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, तू खुद को बदल तो ही ये जमाना बदलेगा। तो जिंदगी में जब आप खुद को बदलेंगे, अपनी सोच को बदलेंगे ना, अपने व्यवहार को बदलेंगे ना, तो ही जमाना बदलेगा। क्या मैं ओवर टाइम तो नहीं जा रही हूँ? आप क्वेश्चंस आर इनवाइटेड। आप, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ इन्वॉल्व हो। आपके जहन में जो सवाल है वो भी आने चाहिए। जैसे जैसे सवाल आएंगे वो ज्यादा बेटर रहेगा।